हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट एस्पिरेंट्स। मेरा नाम प्रिया पवार है। हमने एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम समग्र छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसको थॉरली पढ़ना स्टार्ट किया था। और इस बुक के माध्यम से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलेगी। हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और जनजाति की बेसिक जो चीज़ें हैं, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इत्यादि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा कर के अभी देख सकते हैं। आज हम और डिटेल में जनजाति को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति क्या होती है। तो अनुसूचित जनजाति एक विशेष समुदाय होता है जिसका एक समूह, एक स्थान, एक संस्कृति, बोली, भाषा, अंतर्विवाही विशेषता, सुरक्षात्मक संगठन, राजनीतिक संगठन, इस तरीके का आधार मान करके किसी भी जनजाति को हम समुदाय, जनजाति समुदाय घोषित कर सकते हैं और इसी को अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुसार प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के, याद रखिएगा, किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के संबंध में राज्यपाल से परामर्श लेकर, ठीक है, राज्यपाल या हमारे गवर्नर से एडवाइस लेने के पश्चात एक लोक अधिसूचना, ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भाग को, ठीक है, यथोविनिर्दिष्ट कर सकेगा। मतलब आपको ये याद रखना है, पहला चीज़ कि आर्टिकल 342 क्या कहता है कि, या अनुच्छेद 342 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के, ठीक है, जनजाति समूह को राज्यपाल से परामर्श लेकर लोक अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है, जनजाति के किसी भाग को या समुदाय को क्या कर सकता है, जनजाति घोषित कर सकते हैं। और ये संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति इनको समझा जा सकता है। तो आपको याद रखना है संविधान का अनुच्छेद 342 या आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह से या परामर्श से लोक अधिसूचना या पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी जनजाति या समुदाय के भाग को जनजाति घोषित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब एक प्रशासनिक और संवैधानिक अवधारणा है। किस तरीके से, क्योंकि संविधान में इसका विवरण मिलता है इसलिए इसको कहते हैं संवैधानिक अवधारणा, प्रशासनिक एवं संवैधानिक अवधारणा, ठीक है, क्योंकि इसको अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। और लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान में कहीं पर भी जनजाति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। एक चीज़ आपको समझ में आई कि अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक और संवैधानिक अवधारणा है, साथ ही इसको अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध भी किया गया, लेकिन जनजाति की कोई परिभाषा हमको वहाँ पर नहीं मिलती है। अनुच्छेद 342 जो है वो केवल यह स्पष्ट करता है कि जाति समूह अनुसूचित जनजाति को किसी अनुसूची में हमने शामिल किया है। सबसे पहले अनिवार्य रूप से एक जनजाति होना चाहिए अगर उनको हम किसी जाति समूह को अनुच्छेद 342 के तरह अनुसूची में शामिल करते हैं। अब सबसे पहली सूची जो आई थी आदिम जातियों के नाम से, वो 1931 में जारी की गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद है मैंने आपको लक्ष्मीकांत में भी कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाया था, है ना। तो उसमें भारत के लिए पिछड़ी जनजातियों की सूची वहाँ से निकाली गई है। तो संविधान के अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 के अंतर्गत यह सूची पिछड़ी जनजातियों को सम्मिलित करके बनाई गई थी, ठीक है। तो 1950 के अंतर्गत ये सूची बनाई गई थी।
अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो भी सूची बनी थी, जो भी लिस्ट बनी थी, उसमें संशोधन के लिए एक समिति बनी थी या कमेटी बनी थी, जिसको कहते हैं परामर्श समिति, और जिनको हम लोकुर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आदिम विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, ठीक है, ये सब पैरामीटर यूज़ करके या पिछड़ेपन अनुसूचित जनजाति के लिए पात्रता का मुख्य मापदंड माना गया था। ये परामर्श समिति या लोकुर कमेटी में ये सारे प्रावधान या ये सारी बातें लिखी गई थी। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बुक के ही वर्ड्स बता रही हूँ, इसमें मेरा कुछ भी इनपुट नहीं है। भारत में जनजातीय समुदाय जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए इसमें मैंने अपडेट नहीं किया है क्योंकि हम भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 29 राज्य ददन, उस समय में 29 राज्यों से 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उसके अनुसार 705 अनुसूचित जनजातियां का उल्लेख हमको मिलता है 2011 के जनसंख्या में। साथ ही दूरस्थ जो पहाड़ी और जंगली अंचलों में निवास करते हैं ये 705 अनुसूचित जनजातियाँ, और इनकी जनसंख्या लगभग है 10,42,81,024, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.2% है, और 2001 में यही 8.6% या 8.6% था। जिसमें आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन कौन सी जनजातियों की है, तो है गोंड, भील और संथाल। क्या याद रखना है आपको? गोंड, भील और संथाल। अभी देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें लगभग 1,53,16,784 जनजातीय लोग निवास करते हैं। ये उनकी पॉपुलेशन या जनसंख्या को बता रहे हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 14%। तो याद रखिएगा, देश की कुल जनसंख्या का 14% जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश की खुद की जनसंख्या की लगभग 21% जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पर जनजातियाँ नहीं पाई जाती, तो आपको याद रखना है PHCD, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। क्या याद रखना है? PHCD, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पे जनजातियाँ नहीं पाई जाती। उसी तरीके से जनजातियों का मेजर समूह भारत के मध्य पोर्शन में, ठीक है, भारत के मध्य क्षेत्र में जनजातियों का मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको? जनसंख्या मिलेगी। तो इसमें जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देखिए सब लगे लगे हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यहाँ पर केंद्रित है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपको मेजरली ये चीज़ याद रखना है कि जनसंख्या का संकेंद्रण हमको कहाँ पर मिल रहा है? भारत के मध्य पोर्शन में। ये सब राज्य आपको याद रखना है, और इम्पॉर्टेंटली ये याद रखना है कि कहाँ पर नहीं पाई जाती है और कहाँ पर मेजरली पाई जाती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे होता है। अब जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखिए, परसेंटेज के हिसाब से देखिए, सबसे ज़्यादा मणिपुर में पाई जाएगी 94%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। मणिपुर में पूरी जनसंख्या प्रतिशत का 94%, 94.75% पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 0.21% पाया जाता है। अब याद रखना है आपको, भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समुदाय, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समुदाय, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। भारत में 75 आदिवासी समूह हैं, जिसे विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह माना जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 52 थी, 6वीं में 72 हुई, ठीक है, और फिर 7वीं में 74 हो गई। ये आपको याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या 75 है, और 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अभी भी हम जनगणना 2011 के अनुसार आपको बता रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था सन 2000 में, उससे पहले 42 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती थी, उनमें से 6 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियाँ थीं। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल
अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 42, उसमें से 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, जिसको आपको याद रखना है पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया। क्या याद रखना है? पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार एवं अबुझमाड़िया। और इन्हीं को पहले कहा जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। क्या कहा जाता था? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप या आदिम जनजातीय समूह। 1971 में जब पंचवर्षीय योजना आई तो योजना आयोग, उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया। उनका उद्देश्य था कि जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा पूछता है, आप क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ नाम है जनजातियों के, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके नाम आपको कैसे याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जनजातियों का जो स्थिति है उसका पुनरावलोकन करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। ठीक है, 1974 में योजना आयोग ने जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान बनाया। उप योजना का बजट का प्रावधान के आधार पर 1976-77 में इसको प्रारंभ किया गया था और इसीलिए प्रथम उद्देश्य ये था कि जनजातियों के लोगों के हितों को कानूनी और प्रशासनिक सहयोग मिल सके। ठीक है, लेकिन फिर भी वास्तविक पहचान मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब 1975 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसके बाद 1976 में जनजातीय आयुक्तों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन आयोजित कराए गए थे। इसमें चर्चा हुई और चर्चा का ये निर्णय निकला कि आप 3 प्रकार से किसी जनजातीय समूह की पहचान कर सकते हैं। पहले, कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी उनकी क्या है, निम्न साक्षरता दर है उनकी, गतिहीन और विलुप्त होती उनकी जनसंख्या है। ये 3 पैरामीटर थे जिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जनजातियों को कैसे डिफाइन करना है। अब जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियाँ थीं, जिसमें 78,42,902, 78 लाख आप याद रखिए। पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 38 लाख और स्त्रियों की कितनी? 29 लाख। ये आपको याद रखना है। पूरे भारत की जनसंख्या का 6%, 6.2% छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ की खुद की जनसंख्या का 30.6 या 30.6% यहाँ पर निवासरत है। और जनजातियों का अगर लिंग अनुपात हम देखें, जेंडर रेशियो देखें तो 1020 है। इसका मतलब ये होता है कि स्त्रियों की समानता यहाँ पर है जनजातियों में छत्तीसगढ़ में। ठीक, साक्षरता दर इनकी 50% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 58 और स्त्रियों की साक्षरता 41% है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने आपको भी बताया था, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार। आपको याद रखना है ABBPK। ठीक है, कैसे? अबुझमाड़िया, बिरहोर को आप BR से रिप्रेजेंट कर लीजिए, बैगा को BG से रिप्रेजेंट कर लीजिए, पहाड़ी कोरवा PK और KM कमार। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ABBPK। यह है विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ जो कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्तर पर भुंजिया और पंडो जनजाति को सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर राज्य के द्वारा इनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, टोटल हो गई 7, जिसमें ABBPK के मतलब अबुझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, पहाड़ी कोरवा और कमार, साथ में भुंजिया और पंडो। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल गाइस, कीप स्टडिंग, कीप रॉगिंग, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।